क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग करते हैं। ये कह रहा है कि बिंदु -1, -5, -10 से रेखा r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k और समतल r डॉट i माइनस जे प्लस k इक्वल टू 5 के प्रतिच्छेदन बिंदु के मध्य की दूरी ज्ञात कीजिए। यानी इस बिंदु से हमको ये जो आपकी रेखा है और ये जो समतल है, इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु होगा और इस बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है। यानी अगर हम लोग ये जो रेखा है और समतल दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकाल लें, फिर जो है डिस्टेंस फार्मूला से हम लोग निकाल लेंगे। अच्छा, ये जो इक्वेशन हमारा जो होता है समतल का या रेखा का, जिसमें r रहता है, ये r हमारा क्या रहता है, किसी जनरल पॉइंट x y कामा z के जो है स्थिर सदिश को ही हम लोग r बोलते हैं। ठीक है, कोई वेरिएबल पॉइंट हम लोग मान लेते हैं जो है r रहता है, जिसका निर्देशांक x कामा y कामा z होता है। तो इन दोनों का जो प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, तो देखिए जो हमारा रेखा का समीकरण है r इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k, ये हमारा रेखा का समीकरण है। और समतल का समीकरण है r डॉट i माइनस जे प्लस k इक्वल टू 5। यानी इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब कि हमको वो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निकालना है जो इसको भी सेटिस्फाइड करे और इसको भी सेटिस्फाइड करे। जैसे आपको जैसे दे दिया जाए कि आपको एक लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 2 और आपका कोई और एक वृत्त है जिसका मान लेते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। तो इन दोनों का प्रतिच्छेदन निकालो, प्रतिच्छेदन बिंदु, यानी x और y की वैल्यू जो इसको भी सेटिस्फाइड करती हो और इसको भी सेटिस्फाइड करती हो। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y इसमें रख के सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, r है। तो r की वैल्यू हम लोग जो है, जो r इक्वल टू इक्वेशन 1 से हम लोग इक्वेशन 2 में रख दें, तो r हमारा देखें क्या मिलता है। समीकरण 1 से r का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 1 से जो r की वैल्यू है उसको हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो r जब रखेंगे हमारा, तो ये हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k डॉट i माइनस जे प्लस k इक्वल टू 5। अभी हमारा इस वेक्टर को जोड़ लेते हैं अंदर, तो ये हमारा 3i का गुणांक, यहाँ पे लेमडा अंदर जाएगा तो 3 लेमडा और ये 3 लेमडा प्लस 2i हो जाएगा, 3 लेमडा प्लस 2i और यहाँ लेमडा जाएगा तो 4 लेमडा और ये -1 हो जाएगा तो 4 लेमडा माइनस 1j और ये हमारा हो जाएगा 2 लेमडा प्लस 2 लेमडा प्लस 2k डॉट i माइनस जे प्लस k इक्वल टू 5। अब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए हमको i वाले गुणांक का i वाले से गुणांक से गुणा करते हैं। तो ये 3 लेमडा प्लस 2 यहाँ पे i का गुणांक है और यहाँ पे i का गुणांक 1 है, प्लस यहाँ पे j का गुणांक 4 लेमडा माइनस 1 है, यहाँ पे -1 है और यहाँ पे k का गुणांक 2 लेमडा प्लस 2 है और यहाँ पे 1 है, इक्वल टू ये हमारा 5 हो जाएगा। 3 लेमडा प्लस 2 माइनस 4 लेमडा प्लस 1 प्लस 2 लेमडा प्लस 2 इक्वल टू 5। 3 लेमडा 4 लेमडा घट का माइनस लेमडा हो गया, प्लस 2 लेमडा लेमडा हो गया, प्लस 3 प्लस 2 5, यानी लेमडा इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। अब लेमडा की वैल्यू हमको पता चल गया कि 0 है, तो अगर हम लोग लेमडा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें तो देखिए हमको r की वैल्यू पता चल जाएगी।
तो लेमडा बराबर 0 समीकरण 1 में रखने पर तो ये हमारा r बराबर हो जाएगा 2i माइनस जे प्लस 2k प्लस लेमडा टाइम्स है तो 0 टाइम्स 3i प्लस 4j प्लस 2k, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा ये वाला। तो हमारा r वेक्टर जो पता चल गया 2i माइनस जे प्लस 2k। अब वेक्टर r हमको पता चल गया 2i माइनस जे प्लस 2k। इसका मतलब कि जो r कौन से पॉइंट को प्रदर्शित कर रहा है वो पॉइंट दोनों में जो है वो हमको पता चल गया। तो देखिए यहाँ से हमारा जो वेक्टर r हम लोगों ने पता किया ये हमारा क्या है 2i माइनस जे प्लस 2k। इसका मतलब कि जिस बिंदु पे दोनों रेखा और तल इंटरसेक्ट कर रहे होंगे समतल हो गया और एक रेखा हो गया, तो जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे होंगे एक्स वाई जेड जिसको आर हम लोगों ने माना था उसका निर्देशांक यहाँ से क्या हो जाएगा 2, -1, 2। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि वेक्टर आर रेखा तथा समतल दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु का स्थित सदिश है। अतः प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा, अगर स्थित सदिश पता हो तो ये 2 जो है एक्स वाई जेड जो होता है वही आपका कोऑर्डिनेट हो जाता है। तो अतः प्रतिच्छेदन बिंदु का निर्देशांक बिंदु 2, -1, 2 होगा। अब हमको क्या चाहिए, हमको 3, -1, -5, -10 और 2, -1, 2 के बीच की दूरी चाहिए। तो दूरी फार्मूला हम लोग लगा लेते हैं। तो दूरी बराबर हो जाएगा √ x2 - x1 का होल स्क्वायर 2 -1 का होल स्क्वायर प्लस -1 -5 का होल स्क्वायर। दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो x1 y1 z1 और x2 y2 z2 इनके निर्देशांक पता हो तो इनके बीच की दूरी हमारी फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर। तो वही फार्मूला हम लोगों ने लगा दिया। x2 हमारा 2 है, x1 1 है तो 2 - -1 का होल स्क्वायर, y2 -1 है -5 का होल स्क्वायर, 2 -10 का होल स्क्वायर। तो ये हमारी जो दूरी आ गई ये 2 + 1 3 का स्क्वायर 9 हो गया और ये -1 + 5 मतलब 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो गया और 2 + 10 12 हो जाएगा 144 और 144 और 25 169 हो गया और इसका वर्गमूल हो जाएगा 13। तो ये दूरी हमारी कितनी है 13 यूनिट। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था हमारा, जो है एक रेखा का समीकरण आपको दिया गया है और एक समतल का समीकरण दिया गया है। इन दोनों का प्रतिच्छेदन बिंदु निकालना है, यानी हमको ये जो r जो है ये r निकालना है। तो यहाँ से r की वैल्यू उठा के हम लोग दूसरे में रख दिए और उसके बाद यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकाल के समीकरण 1 में पुट कर दिए तो r हमारा पता चल गया। तो जो बिंदु दोनों में कॉमन है उस बिंदु का स्थित सदिश पता चल गया, तो उससे निर्देशांक पता चल गया और फिर निर्देशांक से हम लोगों ने दोनों के बीच की दूरी पता कर ली। तो 18 नंबर क्वेश्चन खत्म। 19 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 19 नंबर आपका क्या कह रहा है कि बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली तथा समतलों r.i - j + 2 = 5 और r.3i + j + k = 6 की समांतर रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। तो ये जो हमारा रेखा का समीकरण कहिए बिंदु 1, 2, 3 से जाने वाली और इस समतल के समांतर है। चलिए ठीक है।
तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी बिंदु से जाने वाले और किसी वेक्टर के समांतर रेखा का समीकरण हम लोग लिखना जानते हैं। इसमें जो हमारा कॉन्सेप्ट होगा ये हमारा है कि किसी भी बिंदु जिसका स्थित सदिश A है से जाने वाले और किसी वेक्टर B के समांतर रेखा का समीकरण हमको लिखना पता है। ये होता है R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। लैम्डा B और लैम्डा हमारा कोई रियल नंबर रहता है, यानी किसी भी बिंदु जिसका स्थित सदिश वेक्टर A है से जाने वाले और उस किसी वेक्टर B के समांतर रेखा का समीकरण R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। तो हम लोग यहाँ पे हमारा केवल ये दिया है कि बिंदु 1, 2, 3 से जाती है और किस वेक्टर के समांतर है ये हमको पता नहीं है। तो हम लोग मान लेते हैं, माना 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा, माना 1, 2, 3 से जाने वाली रेखा सदिश, अभी हम लोग एक सदिश मान लेते हैं, सदिश B इक्वल टू B1I प्लस B2J प्लस B3K के समांतर है। तब हमारा रेखा का समीकरण क्या हो जाएगा? रेखा का समीकरण ए वेक्टर हमारा क्या हो जाएगा? R इक्वल टू A प्लस लैम्डा B से रखेंगे A प्लस लैम्डा B, और जिस बिंदु से होके जा रहा है उस बिंदु का स्थित सदिश हमारा क्या हो जाएगा? 1, 2, 3 निर्देशांक दिया है तो ये हमारा हो जाएगा I प्लस 2J प्लस 3K, क्योंकि पता है कि किसी भी बिंदु P के निर्देशांक अगर x, y, z हैं तो उस बिंदु P का जो स्थित सदिश हो जाता है OP हमारा होता है xi प्लस yj प्लस zk। तो यहाँ पे हमारा स्थित सदिश हमारा निर्देशांक 1, 2, 3 है तो स्थित सदिश हो गया I प्लस 2j प्लस 3k। तो ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं तो R इक्वल टू यहाँ से हो गया A की वैल्यू I प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स, और हमारा B है B1I प्लस B2j प्लस B3k। इसको और थोड़ा सा हम लोग दुरुस्त करके लिख लें तो हमारा ये हो जाएगा R इक्वल टू अब हम लोगों ने लिख दिया कि ये 1, 2, 3 से जाने वाला और एक वेक्टर B के समांतर जो है रेखा का समीकरण हमारा ये हो गया। अब ये जो हमको यहाँ से ये चाहिए B1, B2, B3 ये हमको चाहिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये दिया है कि ये समतल दिश और समतल दिश के समांतर है, तो इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे रेखा 1 समतल R डॉट I माइनस J प्लस 2K इक्वल टू 5 तथा R डॉट 3I प्लस J प्लस K इक्वल टू 6 के समांतर है। तो अगर ये रेखा हमारा इन दोनों समतल के समांतर है तो ये रेखा हमारा क्या है, ये जो वेक्टर है ये हमारा क्या है, वेक्टर B है, यानी ये रेखा हमारा इस वेक्टर के समांतर है। और ये समतल पर अभिलंब हमारा ये I माइनस J प्लस 2K है। तो ये समतल और ये रेखा अगर समांतर हैं तो देखिए, अगर आपका ये एक समतल हो गया और ये एक रेखा हो गया, दोनों समांतर हैं,
तो अगर समतल पे जो अभिलंब होगा हमारा और ये रेखा एक दूसरे पे लंब होंगे, यानी ये जो समतल पे अभिलंब है और ये जो है जिसकी रेखा समांतर है, ये दोनों क्या होंगे, लंब होंगे। तो हम लोग कह सकते हैं i माइनस जे प्लस 2k तथा लेमडा टाइम्स b1i प्लस b2j प्लस b3k लंब होंगे। सिंपल सी बात है कि हमारा रेखा और समतल समांतर हैं, तो समतल पे जो अभिलंब होगा, समतल पे अभिलंब हमारा यही तो होता है r डॉट n इक्वल टू डी। तो ये समतल पे अभिलंब और रेखा एक दूसरे के लंब होंगे, तो यानी समतल पे अभिलंब हमारा ये हो गया और ये रेखा किसके समांतर है, इस वेक्टर के, तो दोनों लंब होंगे, यानी इनका डॉट प्रोडक्ट हमारा 0 होना चाहिए। तो 1 इंटू, यानी इसको लिख देते हैं हम लोग कि i माइनस जे प्लस 2k डॉट लेमडा b1i प्लस लेमडा b2j प्लस लेमडा b3k इक्वल टू 0, और डॉट प्रोडक्ट i वाले का i से गुणा, यानी लेमडा b1 माइनस लेमडा b2 प्लस 2 लेमडा b3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन पता चल गया, b1 माइनस लेमडा कामन करके उधर जाएगा 0 हो जाएगा, b1 माइनस b2 प्लस 2 b3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम लोग क्या करेंगे, अगले भी तल के जो है ये अभिलंब होगा उस पे लंब होगा, तो उसके लिए हम लोग लिखते हैं, देखिए फिर लिखेंगे हम लोग वही कि i, यहाँ पे i माइनस 2j प्लस k है इसका अभिलंब। अब दूसरे समतल का अभिलंब 3i प्लस जे प्लस के है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 3i प्लस जे प्लस के और लेमडा टाइम्स b1i प्लस b2j प्लस b3k। लेमडा टाइम्स आप लिखें या केवल b1i प्लस b2j प्लस b3k, से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लंब होंगे ये दोनों वेक्टर, लंब होंगे, यानी डॉट प्रोडक्ट करें 3 इंटू b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 3 हम लोगों का, क्योंकि लेमडा तो अपने आप 0 हो जाएगा, तो डॉट प्रोडक्ट 0 करेंगे तो i का i से गुणा 3b1, j का j से गुणा j के गुणांक का 3b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। और जो सेकेंड इक्वेशन आया था b1 माइनस b2 प्लस 2b3 इक्वल टू 0। अब इन्हीं दोनों इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लें तो इससे हमको b1 b2 b3 पता चल जाएगा, और b1 b2 b3 की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे तो अपना जो है समीकरण निकल जाएगा। तो अब हमारा टारगेट है यहाँ से b1 b2 b3 निकालना। तो एक इक्वेशन हमारा हो गया b1 माइनस b2 प्लस 2b3 बराबर 0, और एक हमारा 3b1 प्लस b2 प्लस b3 इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व करने का जो तरीका है, देखिए वही पुराना तरीका, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। यहाँ से हमको अगर सॉल्व करना है तो x अपान हम लोग क्या लिखते हैं, x अपान b1c2, x अपान b1c2 माइनस b2c1 इक्वल टू y अपान x के नीचे हमारा क्या रहता है bc, फिर यहाँ y के नीचे ca और z के नीचे ab। ca का मतलब c1a2 माइनस c2a1 और z इक्वल टू हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। तो यही हम लोग फार्मूला लगा दें अपना तरीका सॉल्व करने का, तो b1 अपान हमारा हो जाएगा, क्योंकि x की जगह पे हमारा b1 है, y की जगह पे b2 है और z की जगह पे b3 है, और जो b1 b2 b3 के गुणांक हैं वो हमारे a1 b1 c1 a2 b2 c2 हैं।
तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो अगर लिख लें तो A1 की जगह पे हमारा 1 है और B1 की जगह पे -1 है और C1 की जगह पे हमारा 2 है और A2 की जगह पे 3 है, B2 की जगह पे 1 है, सॉरी यहाँ पे A1 ये, तो इस A1 B1 और इससे कंफ्यूज नहीं होना है हमको यहाँ पे, तो इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, इसको कैपिटल लिख लेते हैं। कैपिटल A1, कैपिटल B1, कैपिटल C1, कैपिटल A2, कैपिटल B2, कैपिटल C2। तो ये हमारा B2 C2 A2, ये कैपिटल कर लेते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल लेटर यूज हुआ है। A1 B2 माइनस A2 B1, BC CA AB। तो ये हमारा कैपिटल A1 जो हमारा है ये 1 है और B1 हमारा -1 है और C1 हमारा 2 है और A2 हमारा 3 है, B2 हमारा 1 है और C2 हमारा 1 है। अब ये वैल्यू हम लोग पुट करते हैं B1 अपान BC यानी B1 C2 माइनस B2 C1, B1 अपान B1 C2 माइनस B2 C1 यानी B1 की वैल्यू हमारी -1 है, B1 C2 और C2 की वैल्यू हमारी 1 है, B1 C2 माइनस B2 C1, B1 C2 माइनस B2 C1, B2 हमारा कितना है 1 है और C1 की वैल्यू हमारी है 2। तो ये हमारा B1 अपान ये जो यहाँ पे x की जगह पे था B1 C2 कैपिटल B1 C2 माइनस B2 C1, ये दिस इक्वल टू हो जाएगा B2 अपान ये C1 A2, C1 हमारा है 2, C1 A2 है हमारा 3, C1 A2 माइनस C2 A1, C2 हमारा 2 है और A1 हमारा 1 है, दिस इक्वल टू B3 अपान A1 B2, ये BC CA AB, BC CA AB यही टर्म आप याद रखिए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा B1 C2 माइनस B2 C1, ये हमारा हो जाता है C1 A2 माइनस C2 A1, ये हमारा A1 B2 माइनस A2 B1। तो B3 A1 B2 यानी A1 की जगह पे हमारा है 1 और B2 की जगह पे है 1, A1 B2 माइनस A2, A2 की जगह पे हमारा है 3 और B1 की जगह पे हमारा है -1। सीधा सा ये हो गया हमारा, दिस इक्वल टू हम लोग मान लेते हैं K। तो ये B1 अपान ये -1 -2 ये हमारा हो जाएगा -3 इक्वल टू B2 अपान 6 -2 हमारा 4 हो गया इक्वल टू B3 अपान 1 + 3 4, ये भी हमारा हो गया 4 6 - 2 B2 की जगह C1 A2 माइनस C2 A1, C2 हमारा 2 है और A1 हमारा 1 है, BC B2 के नीचे हमारा होना चाहिए C1 A2 माइनस C2 A1, तो C1 हमारा है 2, C1 A2 की जगह पे हमारा है 3 सही, माइनस C2 की वैल्यू है 1 और A1 की वैल्यू भी है 1 ही, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा आपका 1 × 1, C1 A2 माइनस C2 A1, C2 की वैल्यू 1 और A1 की वैल्यू 1, तो 1 × 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो ये 5 हो जाएगा, B3 अपान 4 इक्वल टू हम लोग जो है मान लें K। तो B1 की जो वैल्यू हो गई हमारी -3K हो गई, B2 की वैल्यू हो गई हमारा 5K और B3 की वैल्यू हमारा हो गया 4K। तो जो हमारा वेक्टर B था उसका दिक् अनुपात हम लोग -3, 5 और 4 ले सकते हैं। क्योंकि B1 B2 B3 हमारे जो है उस वेक्टर B के दिक् अनुपात होंगे और
उसकी समानुपाती संख्याएं भी दिक अनुपात होती हैं। तो अगर k से डिवाइड कर देंगे तो -3, 5, 4 भी हमारा वेक्टर b के दिक अनुपात होंगे, यानी सदिश b के दिक अनुपात -3, 5, 4 होंगे। यानी वेक्टर b इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं -3i + 5j + 4k, क्योंकि जो दिक अनुपात आपका एक वेक्टर ये है और आपका अगर समानुपाती दिक अनुपात वाला लेंगे, मान लिया आपका दिक अनुपात ये है a b c और इसका दिक अनुपात लैम्डा a लैम्डा b लैम्डा c, तो ये दोनों समांतर होंगी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप दिक अनुपात -3 के 5 के 4 के लें या k से डिवाइड करके आप 3, 4 -3, 5, 4 लेंगे तो ये जो होगा और ये दोनों समांतर होंगे। तो वेक्टर b को हम लोग लिख सकते हैं -3i + 5j + 4k। तो वेक्टर b की वैल्यू हम लोग जो है अपना समीकरण 1 में रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ पे समीकरण 1 वेक्टर v की वैल्यू जो b1 आई, तो ये हमारा इक्वेशन पता चल जाएगा r = वेक्टर b बराबर दिस, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर ये समीकरण 1 हम लोगों ने जो माना था, जो रेखा का समीकरण हमको चाहिए था वही, तो r = हमारा हो जाएगा, r = जो समीकरण हो जाएगा ये i + 2j + 3k, i + 2j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स -3i + 5j + 4k। तो यहाँ से जो b1, b2, b3 की वैल्यू हमारी k के टर्म में निकली है, तो b1, b2, b3 हमारे वेक्टर b के दिक अनुपात हैं। तो अगर b1 की वैल्यू -3 के या -3 के 5 के और 4 के दिक अनुपात होंगे, तो दिक अनुपात की समानुपाती संख्याएं भी तो दिक अनुपात हो जाएंगी। तो अगर k से डिवाइड करेंगे यानी -3, 5, 4 ये भी एक दिक अनुपात होगा। तो हम लोग वेक्टर b को -3i + 5j + 4k लिख दिए, क्योंकि अगर किसी सदिश के दिक अनुपात हमको पता है तो वो वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं। तो दिक अनुपात -3, 5, 4 है, तो वेक्टर हमारा -3i + 5j + 4k हो गया। और इस वेक्टर v की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पे रख दिया, तो हमारा जो है इक्वेशन पता चल गया, क्योंकि हमारा वेक्टर v ही निकालना था। 20 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं, 19 नंबर के जैसा ही है, बस इसमें हमारा क्या है कि बिंदु 1, 2, -4 से जाने वाली और रेखाओं दिश और दिश पर लंब रेखा का सदिश समीकरण ज्ञात कीजिए। 19 नंबर पे हमारा था 19 नंबर में हमारा दो समतल के समीकरण दिए थे, उन दोनों पे लंब था, और यहाँ पे दो रेखाओं के समीकरण, कार्तीय समीकरण दिए हैं, उन पे लंब है और 1, 2, -4 से होके जाती है। तो हम लोग फिर वही करेंगे कि हम लोग मानेंगे कि जिस रेखा का समीकरण हमको लिखना है वो वेक्टर b के समांतर है, कोई वेक्टर b। तो एक लाइन हम लोग इसमें लिखेंगे कि माना 1, 2, -4 से जाने वाली सदिश b = b1i + b2j + b3k के समांतर है। तो किसी बिंदु A से जाने वाले और किसी वेक्टर B के समांतर जो हमारा रेखा का समीकरण होता है, किसी बिंदु A जिसका स्थित सदिश A है से जाने वाले और एक वेक्टर B के समांतर जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है r = a + λb। ये हमारा क्या है, r = a + λb, बिंदु जिसका स्थित सदिश
ए है से जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण है। R इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी। अच्छा, तो अब हम लोगों को अब इस बिंदु का ए का स्थिर सदिश नहीं पता है, यहाँ पे हमारा क्या पता है, निर्देशांक पता है। तो स्थिर सदिश यानी वेक्टर ए हम लिख लेंगे आई प्लस 2j माइनस 4k, क्योंकि किसी बिंदु P के निर्देशांक अगर x कामा y कामा z हो तो उस बिंदु का स्थिर सदिश xi प्लस yj प्लस zk हो जाता है। ए हमारा ये है और b हमारा b1i प्लस b2j प्लस b3k है। तो रेखा का जो समीकरण हो जाएगा हमारा R इक्वल टू ए यानी i प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा टाइम्स b1i प्लस b2j प्लस b3k। अब ये हम लोगों ने समीकरण लिख लिया। अब ये जो रेखा है हमारा, ये दो रेखाओं पर लंब है, इस रेखा पे भी और इस रेखा पे भी लंब है। तो इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। और रेखा 1 रेखाओं एक हमारा x माइनस 8/3 इक्वल टू वाई प्लस 19/-16 इक्वल टू z माइनस 10/7 तथा अगली रेखा भी हम लोग लिख लेते हैं x माइनस 15/3 इक्वल टू वाई माइनस 29/8 इक्वल टू z माइनस 5/-5 पर लंब है। तो ये जो रेखाएं हमारी दी हुई हैं, ये x माइनस x1/a यानी इसके दिक् अनुपात जो है हमारा, जिसके समांतर है उसके दिक् अनुपात ये हैं, और ये जिसके समांतर है इसके दिक् अनुपात b1 b2 b3 हैं। तो अगर ये रेखा किसके समांतर है, उस रेखा के समांतर है जिसके दिक् अनुपात 3 माइनस 16 और 7 है, और ये रेखा हमारा उसके समांतर है जिसके दिक् अनुपात b1 b2 b3 हैं। तो दो रेखाओं के अगर दिक् अनुपात, दो रेखाएं अगर जो हमारे लंब हैं और उनके दिक् अनुपात पता है तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 बराबर 0 होता है। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे कि इसको हम लोग रेखा 2 मान लेते हैं। ये रेखा 2 हो गया और ये हमारा रेखा 3 हो गया। तो हम लोग एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, रेखा 2 के समांतर सदिश या रेखा का जो दिक् अनुपात होगा का दिक् अनुपात 3 माइनस 16 7 और रेखा 3 के समांतर सदिश का दिक् अनुपात हमारा 3, 8, -5 होगा। अब ये दोनों रेखा 1 और 2 लंब है, यानी दिक् अनुपात हमारा लंब के लिए a1 b1, ये हमको पता है कि अगर a1 b1 c1 एक रेखा है इसका दिक् अनुपात, और a2 b2 c2 है एक रेखा के दिक् अनुपात। ये क्या है, रेखा का दिक् अनुपात, और ये दूसरी रेखा का दिक् अनुपात है, यानी ये रेखा 1 है L1 और L2, और L1 हमारा परपेंडिकुलर L2 है। तो ये कब हो सकता है, जब A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 हो। यानी दो रेखाओं जिनके दिक् अनुपात A1 B1 C1 और A2 B2 C2 अगर वो लंब होंगी तो A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होगा। तो रेखा 1 हमारा b1 b2 b3 है, तो हम लोग ये इससे लिखते हैं, तो 3b1 माइनस 16b2
-16b2 प्लस 7b3 इक्वल टू 0। ये हम लोगों का इससे और इससे आ गया। फिर 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमारा दो इक्वेशन पता चल गया। इससे हम लोग b1 b2 b3 की वैल्यू निकाल लेंगे और ये उसमें पुट कर देंगे, यही हमारा समीकरण मिल जाएगा। तो इक्वेशन हम लोग फिर से लिख लेते हैं। इक्वेशन हमारा दोनों है 3b1 माइनस 16b2 प्लस 7b3 इक्वल टू 0 और 3b1 प्लस 8b2 माइनस 5b3 इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। वही हमारा जो पुराना तरीका है कि अगर आपका a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग x अपान क्या लिखते हैं, bc ca ab, यही याद रखते हैं हम लोग। bc का मतलब जो पहले पढ़ता है उसका 1 होगा, यानी b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल टू y अपान c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू z अपान a1 b2 माइनस a2 b1। अब यहीं पे हम लोग करते हैं। तो यहाँ से अगर कंपेरिजन हम लोग करें तो कैपिटल A1 की वैल्यू है 3 और कैपिटल B1 की वैल्यू है -16 और कैपिटल C1 की वैल्यू है 7 और A2 की वैल्यू है 3, कैपिटल B2 की वैल्यू है 8 और कैपिटल C2 की वैल्यू -5। अभी हम लोग सॉल्व करें। B1 अपान B1 C2 यानी -16 इंटू -5, ये हमारा हो गया माइनस b2 c1, b2 की वैल्यू हमारी है 8 और 7 की वैल्यू है 7। दिस इक्वल टू b2 अपान c1 a2, c1 की वैल्यू है 7, a2 की वैल्यू है 3 माइनस c2 की वैल्यू है -5 और a1 की वैल्यू है 3। ये ऐसे हम लोग ब्रैकेट प्रॉपर लगाएंगे तभी पता चल पाएगा। और b3 अपान a1 b2, a1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 8 माइनस a2 b1, a2 की वैल्यू है 3, a1 b2 यानी a1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 8 माइनस a2 की वैल्यू हमारी है 3 और b1 की वैल्यू है हमारी -16। तो दिस इक्वल टू b1 अपान ये प्लस 80 माइनस 56, तो ये हमारा आ जाएगा 24 और b2 अपान 21 प्लस 15 ये 36 हो जाएगा। b3 अपान 24 और प्लस 48 72, यानी अगर हम लोग जो ये जिससे कॉमन संख्या है कैंसिल हो रहा है तो इससे कैंसिल करें। दिस इक्वल टू सपोज के हम लोग मान लेते हैं, तो b1 इक्वल टू हमारा आ गया 24 के, b2 इक्वल टू हमारा आ गया 36 के, b3 इक्वल टू आ गया हमारा 72 के, यानी 24 के, 36 के, 72 के, या के हम लोग कैंसिल कर लें और 12 से कॉमन कर दें, 12 के से डिवाइड कर दें। ये देखिए ये 12 के से डिवाइड कर दें तो अगर हमारे b1 b2 b3 दिक अनुपात हैं हमारे, यानी अगर 24 के, 36 के और 72 के ये हमारे क्या हो जाएंगे, ये दिक अनुपात है हमारा। तो किसी समान संख्या से डिवाइड कर देंगे तो ये भी हमारे दिक अनुपात होंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 12 के, ये 2 के, सॉरी के ख़त्म हो जाएगा, तो ये 2, 3, 6 ये भी हमारा क्या हो गए, वेक्टर b के दिक अनुपात होंगे।
यानी वेक्टर बी बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2i + 3j + 6k। किसी भी अगर वेक्टर का दिक् अनुपात a, b, c हो तो उस वेक्टर का जो हम लोग लिख सकते हैं, यानी अगर किसी वेक्टर के दिक् अनुपात पता हो a1 b1 c1 तो उस वेक्टर को a1i + b1j + c1 के लिख सकते हैं। तो वेक्टर b = दिस का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में वेक्टर b की जगह पे यही हम लोग पुट कर देंगे। तो ये जो हमारा r था समीकरण 1 हमारा, ये देखिए ये है r = दिस। तो हमारा जो समीकरण मिल जाएगा r = i + 2j - 4k + लैम्डा टाइम्स v की वैल्यू 2i + 3j + 6k, यही हमारा रिक्वायर्ड समीकरण हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया 20 नंबर। अब 21 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। यदि एक समतल के अंतःखंड ए बी सी हैं और इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है तो सिद्ध कीजिए 1/a² + 1/b² + 1/c² = p²। तो समतल के अंतःखंड आपको दिए हुए हैं, तो अगर समतल के अंतःखंड ए बी सी हो तो उस समतल का इक्वेशन हम लोग लिखना जानते हैं। तो यहाँ पे फार्मूला पहले लिख लेते हैं। यदि समतल के अंतःखंड ए बी सी हैं तो समतल का समीकरण जो हमारा हो जाएगा, तो समतल का समीकरण x/a + y/b + z/c = 0, ये हमारे समतल का समीकरण हो जाता है। सॉरी, x/a + y/b + z/c = 1, ये हमारा समतल का समीकरण हो जाएगा। उस समतल का जिसका अक्षों पर कटे अंतःखंड जो है ए बी और सी हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया कि अगर आपका कोई समतल है ये मान लेते हैं एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो एक्स अक्ष पे जो अंतःखंड कटा है ये ए है और वाई अक्ष पे अंतःखंड जो बी है और जेड अक्ष पे सी है। तो x/a + y/b + z/c = 1। तो इसको हम लोग लिखते हैं समतल का समीकरण जिसके अंतःखंड ए बी सी हैं x/a + y/b + z/c = 1 होगा। ये एक पॉइंट हो गया। अब इसकी मूल बिंदु से दूरी p इकाई है। तो अब सिंपल सा इसमें एक फार्मूला और हम लोगों का है कि अगर कोई आपका ax + by + cz + d = 0, ये हमारा रेखा है। रेखा की x1 y1 z1 बिंदु से जो दूरी होती है हमारी, सिंपल सा ये हम लोग लिख देते हैं ax1 + by1 + cz1 + d √a² + b² + c² और इसका मॉडुलस। यानी अगर आप कोई रेखा का समीकरण ax + by + cz + d = 0 है तो x1 y1 z1 से दूरी निकालना है। तो फार्मूला हम लोग जानते हैं, ये होता है ax1 प्लस, यानी x की जगह पे x1, y की जगह पे y1, z की जगह पे z1 रख देंगे समीकरण में। ax1 + by1 + cz1 + d √a² + b² + c²। तो इसको हम लोग पहले ax + by + cz + d = 0 फॉर्म में लिखें।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x अपान a प्लस वाई अपान बी प्लस जेड अपान सी माइनस 1 इक्वल टू 0 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु जिसका निर्देशांक 0, 0 है, से जो दूरी होगी, दूरी ये p है और ये बराबर हो जाएगी x की जगह पे 0 तो 0 अपान a, y की जगह पे 0, z की जगह पे भी 0 और माइनस 1 अपान अंडर रूट a स्क्वायर। तो यहाँ पे गुणांक हमारा क्या है, x का गुणांक 1 अपान a है, तो ये 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर और पूरे का मॉड। यहाँ पे a से कंफ्यूज नहीं होना है, a हमारा क्या होना चाहिए, x का गुणांक होना चाहिए। तो यहाँ पे x का गुणांक a है, लेकिन यहाँ पे x का गुणांक 1 अपान a है, इसीलिए 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर। या इसको आप कन्फ्यूजन से बचने के लिए कैपिटल A कर दीजिए, कैपिटल B, तो ax1 प्लस by1 प्लस cz1 अपान a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो दिस इक्वल टू जो p इक्वल टू हमारा हो गया, ये क्या हो गया, 1 का -1 होगा तो -1 का मॉडुलस 1 हो गया अपान 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर। अब दोनों पक्षों का वर्ग कर दें, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा हमारा p स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू p स्क्वायर इक्वल टू 1। यहाँ से हम लोग p स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो 1 अपान a स्क्वायर प्लस 1 अपान b स्क्वायर प्लस 1 अपान c स्क्वायर इक्वल टू 1 अपान p स्क्वायर आ गया। यही हमको प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट क्वेश्चन है ये 23, ये हमारा क्या था 21, एक क्वेश्चन और होना चाहिए 22। 22 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दो समतल है हमारा, इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला हमारा होता है कि अगर समतल हमारा a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 समतलों के बीच की दूरी का जो फार्मूला होता है, समतलों के बीच की दूरी ये हमारा होता है, यहाँ पे केवल आपका a1x चलिए ये देखिए पहले दो समतलों 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 और 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12 के बीच की दूरी निकालनी है। तो अगर ध्यान से हम लोग देखें तो पहला समतल जो है ये 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 है और दूसरा समतल हमारा है 4x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल टू 12। अगर यहाँ से हम लोग 2 कॉमन करें तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 12 और 2 उधर गया तो 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। तो ये समतल 1 हमारा हो गया और समतल 2 को हम लोगों ने थोड़ा सा सही करके लिखा। तो ये हमारा क्या आ गया, इसको छोड़िए कि ये दोनों समतल देखिए 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 4 और 2x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 6। तो ये दोनों समतल हमारे क्या हैं, समांतर हैं। तो दो समतल अगर समांतर हैं यानी ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d1 और ax प्लस by प्लस cz इक्वल टू d2 समांतर समतलों के जो बीच की दूरी होगी, समतलों के बीच की दूरी का फार्मूला हमारा हो जाएगा
d2 माइनस d1 अपान अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और इसका मॉडुलस। तो यहाँ पे जो दोनों समतल हमारे दिए थे, थोड़ा सा ध्यान से हम लोगों ने इसको लिखा, तो ये समतल और ये समतल हमारे क्या हैं, समांतर हैं। तो हम लोग कहेंगे कि समतल 1 तथा 2, समतल 1 तथा 2 समांतर हैं, अतः इनके बीच की दूरी ये फार्मूला हमारा हो जाएगा d2 माइनस d1 अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मॉडुलस। तो d1 की जगह हमारा क्या है, 4 है, और d2 की जगह हमारा 6 है। तो d1 की जगह हमारा 4, d2 की जगह 6 है, और a की जगह 2 है, b की जगह 3 है, और c की जगह पे 4 है। तो यहाँ पे जो वैल्यू रखेंगे तो d इक्वल टू d2 माइनस d1 यानी 6 माइनस 4 अपान अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और इसका मॉड। तो दिस इक्वल टू 2 अपान 16 और 25 4 29। तो इन दोनों के बीच की दूरी जो आ गई हमारा ये 2/√29। अब अगला क्वेश्चन 23 हमारा है, समतल 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 है, और एक ये है। इनको पूछा है कि इन लंब हैं कि समांतर हैं कि क्या है। तो 2x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू 5 और हमारा है 5x माइनस 2.5y प्लस 10z इक्वल टू 6। तो हम लोग जानते हैं कि दो समतल अगर हमारे पास हैं, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 और a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, तो दोनों समतल समांतर होते हैं, समांतर होंगे यदि a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2 लंब होंगे यदि a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। तो इसी दो में से हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ से a1 b1 c1 की वैल्यू a1 इक्वल टू हमारा 2 है, b1 की वैल्यू -1 है, और c1 की वैल्यू 4 है, a2 की वैल्यू 5 है, b2 की वैल्यू -2.5 है, और c2 की वैल्यू हमारी 10 है। तो यहाँ से ऐसे देखने से लग रहा है a1 अपान a2 क्या होगा, 2/5 यानी 1/2.5। b1 अपान b2 की वैल्यू क्या होगी, 1/2.5, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। c1 अपान c2 की वैल्यू ये भी हो जाएगा 1/2। ये तो हम लोग यहाँ से निकालें, a1 अपान a2 हमारा क्या हो जाएगा 2/5। तो इसको अगर 2 से डिवाइड कर दें तो 1/2.5। b1 अपान b2 की वैल्यू हम लोग निकालें तो -1 अपान -2.5, ये ख़त्म, ये भी आ गया 1/2.5। c1 अपान c2 की वैल्यू निकालें, c1 4 है, c2 10, 2 5, फिर 2 से 2.5, ये आ गया 1/2.5। तो a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इक्वल टू c1 अपान c2, अतः दोनों समतल समांतर होंगे। तो ये हमारा मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपका ख़त्म हो गया, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।